सो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी। आज के सेशन में हम लोग बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो एक कॉन्सेप्ट होता है पावर की, एक्टिव पावर, अपरेंट पावर एंड रिएक्टिव पावर के बारे में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि एक्टिव कंपोनेंट कौन सा है, रिएक्टिव क्या है। रिएक्टिव मींस इमेजिनरी, तो वो उतनी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण अपने इंजीनियरिंग के ड्यूरेशन में या फिर डिप्लोमा के ड्यूरेशन में या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जब प्रिपेयर करते हैं तब भी उनको डाउट बना रहता है। तो आज के सेशन में वही सारी अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात करते हैं और डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं एक्टिव, रिएक्टिव एंड अपरेंट पावर के बारे में। राइट। तो गेट एकेडमी में आरआरबी जेई 2024 के लिए जो कोर्सेस अवेलेबल हैं, सीबीटी 1499 में अवेलेबल है एंड सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 777 में अवेलेबल है। तो अगर आपको केवल सीबीटी 1 में इंटरेस्ट है गेट एकेडमी के कोर्स में, तो आप 499 में इजीली अवेल कर सकते हैं चीज़ों को। अदरवाइज सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों में इंटरेस्टेड हैं तो 777 में अवेलेबल कर सकते हैं कोर्सेज को। जिस डेट पे आप इन कोर्सेज में एनरोल करते हैं उसी सेम डेट पे जितने भी वीडियो और आरआरबी जेई के ऑफिशियल सिलेबस में जो भी सब्जेक्ट मेंशन है सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 में, वो सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड लेक्चर्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। किसी भी तरीके का वेट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अपनी स्ट्रैटेजी जो है, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको किसी भी तरीके का कोई वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि नेटवर्क के बाद अभी तक इलेक्ट्रिकल मशीन के लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स आ नहीं रहे हैं। इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आपको गेट एकेडमी के साथ नहीं देखने के लिए मिलेगा। इमीडिएटली सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। गेट एकेडमी में गेट के जो कोर्सेस हैं, गेट 2025 का जो कोर्स है 2222 में, एंड गेट 2026 का जो कोर्स है 4444 में, एंड गेट 2027 के जो कोर्सेस हैं वो 6666 में अवेलेबल हैं। और गेट 2026 एंड 2027 के एस्पिरेंट्स जो हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट गेट एकेडमी का जो स्मार्ट कोर्स है एंड डोपामाइन कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यूटिलाइज जरूर करिए। गेट एकेडमी के कुछ और भी कोर्सेस हैं, जैसे कि आरआरबी जेई, एसएससी जेई 777 में अवेलेबल है। कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम 777 में अवेलेबल है। एंड ऑल स्टेट एई जेई एग्जामिनेशन 777 में स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन 555 कॉम्बो 999 में अवेलेबल है। ईएससी नॉन टेक्निकल जो है, जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, ड्राइंग और आईसीटी, इन्वायरमेंटल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स जो होते हैं नॉन टेक्निकल के, वो 777 में अवेलेबल हैं। गेट सब्जेक्ट वाइज एंड कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। इसके लिए आप लोगों को गेट एकेडमी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो विजिट करना होगा। जस्ट अ सेकेंड। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो कि गेट 2025 के लिए डिज़ाइन की गई है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में टॉपिक वाइज टेस्ट 28 हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट बेसिक लेवल के 12 टेस्ट हैं, एंड सब्जेक्ट वाइज एडवांस लेवल के 12 टेस्ट हैं। मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट 14 हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट 10 हैं, और टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 76 टेस्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो कि एग्जैक्ट ऑफिशियल गेट पेपर का आपको एक्सपीरियंस करवाएंगे। वेल डिजाइंड क्वेश्चन है, जो कि एज इट इज़, जो कि गेट के एग्जामिनेशन में जिस तरीके से क्वेश्चंस आईटी प्रोफेसर सेट करते हैं वही सेम एग्जैक्ट रेप्लिका आपको गेट एकेडमी के टेस्ट सीरीज में देखने के लिए मिलेगा। ऑल इंडिया के एस्पिरेंट्स गेट एकेडमी के टेस्ट सीरीज फाइट करते हैं, तो ऑल इंडिया में आपको compete करने का मौका मिलेगा, अपने प्रिपरेशन को टेस्ट करने का मौका मिलेगा। तो और इन टेस्ट सीरीज के थ्रू आप अपने गेट के प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड कमांडिंग बना सकते हैं। गेट एकेडमी का जो एप्टीट्यूड ई बुक है, उसके लिए आप लोगों को ये क्यूआर कोड स्कैन करना होगा, तो आप एप्टीट्यूड की बुक तक पहुंच जाएंगे। 222 प्लस जीएसटी अवेलेबल ऑन गूगल ई बुक्स। न्यूमेरिकल एबिलिटी है इसमें, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एप्टीट्यूड। टोटल नंबर ऑफ पेजेस 521 है। और इस गेट के एप्टीट्यूड बुक में टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर 15 ईयर गेट क्वेश्चंस विद डिटेल्ड सॉल्यूशन अवेलेबल हैं। राइट। तो वन एंड कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर एप्टीट्यूड आपको गेट एकेडमी प्रोवाइड कर रहा है।
तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एंड अपरेंट पावर। तो पहले डेफिनेशन वाइज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे एंड देन वेव फॉर्म के थ्रू चीज़ों को एनालाइज करेंगे एंड अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करेंगे, राइट। तो लेट मी जूम इन। तो एक्टिव पावर के बारे में बात करें, देखिए तीन तरीके के पावर कंपोनेंट्स होते हैं, अपरेंट पावर, एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर। एक्टिव पावर के डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। एक्टिव पावर इज ऑल्सो नोन एज रियल और ट्रू पावर। एक्टिव पावर इज ऑल्सो नोन एज रियल और ट्रू पावर, यही असली पावर है। इज द एक्चुअल पावर दैट इज कंज्यूम बाय द लोड टू परफॉर्म यूजफुल वर्क। कि आपका इलेक्ट्रिकल लोड जो भी है वो यही पावर, इसी एक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करेगा एंड यूजफुल वर्क परफॉर्म करेगा। लाइक आपका कोई भी इलेक्ट्रिकल मोटर है, वो जब मैकेनिकली रोटेट करता है, जितना भी टॉर्क का डेवलपमेंट एक्टिव फॉर्म में कर रहा है, जिसके कारण मशीन शाफ्ट जो है रोटेट हो रही है, उसके लिए कौन सा पावर रेस्पॉन्सिबल है? एक्टिव पावर रेस्पॉन्सिबल है, राइट। यूजफुल पावर रेस्पॉन्सिबल है, रियल पावर रेस्पॉन्सिबल है। सच एज हीटिंग, कि यूजफुल वर्क कौन सा हो सकता है? हीटिंग इफेक्ट प्रोवाइड करना हो, लाइटनिंग प्रोवाइड करना हो, रनिंग अ मोटर, कि मोटर को रन करना हो। इट इज मेजर्ड इन वॉट्स, इट इज मेजर्ड इन वॉट्स। की हीटिंग इन द सेंस कि सपोज करिए रूम हीटर है जो कि ठंडी के समय में पानी गर्म करने के लिए यूज करते हैं, या फिर गीजर वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है, पानी को गर्म करने के लिए, हीटिंग प्रोवाइड करने के लिए कौन सा पावर रेस्पॉन्सिबल है? एक्टिव कंपोनेंट, एक्टिव पावर रेस्पॉन्सिबल है। कोई भी रियल वर्क परफॉर्म करना हो जिसके लिए एक्टिव पावर ही रेस्पॉन्सिबल होता है, राइट। कि जैसे कि सिंक्रोनस मशीन्स के रेस्पेक्ट में हम लोग बात करें, कि सिंक्रोनस मशीन में इलेक्ट्रिकल लोड्स को डिलीवर करना है। इलेक्ट्रिकल लोड्स जैसे कि आपके घर के जो सीलिंग फैंस हैं, या फिर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में जो इंडक्शन मोटर्स वर्क हो रहे हैं, ये भी तो इलेक्ट्रिकल लोड्स ही हैं, इंडक्शन मोटर्स। तो इन मशीन्स को रन कराने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? एक्टिव पावर ही रेस्पॉन्सिबल है। इस एक्टिव पावर को इलेक्ट्रिकल साइड में बिल्डअप करने के लिए आपको रियल पावर जनरेटर में इनपुट साइड में प्रोवाइड करना पड़ेगा। इन द सेंस कि जनरेटर के प्राइमरी साइड में, मतलब कि जो इनपुट आप प्रोवाइड करेंगे जनरेटर में, किस तरीके का इनपुट आप प्रोवाइड करते हैं? मैकेनिकल इनपुट प्रोवाइड करते हैं। और सिंक्रोनस जनरेटर है तो फिर आप एक्साइटेशन, डीसी एक्साइटेशन शाफ्ट में प्रोवाइड करते हैं, राइट। सॉरी, व्हाट डू वी से, रोटर में प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण एन और एस पोल्स रोटर में क्रिएट हो सके। तो देखिए एक्साइटेशन, डीसी एक्साइटेशन इंक्रीज या फिर डिक्रीज करके हम लोग सिंक्रोनस जनरेटर के एक्टिव लोड्स जो हैं उनको सेटिस्फाई नहीं करा सकते हैं। कि सपोज करिए लोड का रिक्वायरमेंट डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। अब आप चाहें तो अब एक्साइटेशन, डीसी एक्साइटेशन जो कि रोटर में इंस्टॉल्ड है, उसको इंक्रीज या डिक्रीज करके आप एक्टिव पावर ज्यादा बिल्डअप नहीं कर सकते हैं मशीन से। एक्टिव पावर तभी मशीन डिलीवर करेगी जब रियल पावर इनपुट, मैकेनिकल इनपुट मशीन में बढ़ाया जाए। मतलब कि जो गवर्नर सेटिंग होता है वो ओपन किया जाए, या फिर जो स्टीम पावर इनपुट है वो बढ़ाया जाए प्राइम मूवर के थ्रू। प्राइम मूवर हाई स्पीड पे, हाई टॉर्क पे रोटेट करेगा, जिसके कारण जनरेटर जो है वो रियल मैकेनिकल पावर एब्सॉर्ब करेगा और रियल एक्टिव पावर जो है, इलेक्ट्रिकल पावर, लोड को प्रोवाइड करेगा। और रोटर में जो फील्ड एक्साइटेशन इन्वॉल्व है उसका एक्टिव पावर की डिलीवरी से कोई भी मतलब नहीं है, उसका रिएक्टिव पावर की डिलीवरी से मतलब है। तो हम लोग रिएक्टिव पावर भी समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो बुलेट पॉइंट मेंशन है, एक्टिव पावर इज द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। एक्टिव पावर इज द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी और अदर यूजफुल फॉर्म्स। तो ऑब्वियस सी बात है, एक्टिव पावर ही, जो एक्टिव पावर ही एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके थ्रू दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी और सम यूजफुल फॉर्म। की मैकेनिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रोटेशन आप यूज कर सकते हैं इसका, इलेक्ट्रिकल एक्टिव पावर का। या फिर कोई भी हीटिंग इफेक्ट हो, गीजर में पानी गर्म करना हो, या फिर आपके घर का रूम हीटर हो, ठंडी के समय में जो रूम हीटर्स हम लोग यूज करते हैं रूम को गर्म रखने के लिए,
उसमें भी हीटिंग इफेक्ट के लिए क्या रेस्पॉन्सिबल है, एक्टिव पावर रेस्पॉन्सिबल है, राइट। जितने भी यूजफुल वर्क हैं उसको परफॉर्म करने के लिए रियल पावर रेस्पॉन्सिबल है, एक्टिव इलेक्ट्रिकल पावर रेस्पॉन्सिबल है। मैथमेटिकली एक्टिव पावर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो ये नेगेटिव साइन नहीं है ना, याद ध्यान रखिएगा इसको, ये इक्वल का साइन है। तो एक्टिव पावर कैन बी गिवन बाई, कि अगर हम लोग एसी के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं एक्टिव पावर के बारे में, तो V मल्टीप्लाइड विथ I मल्टीप्लाइड विथ cos फाइव, ये सिंगल फेज पावर को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको थ्री फेज का कॉन्सेप्ट भी इसमें इन्वॉल्व करना है तो फिर आप यूज करते हैं एक्टिव पावर को एक्सप्रेस करने के लिए। पावर कैन बी रिटन एज √3 VL/IL cos फाइव, जहां पे VL क्या है, लाइन वोल्टेज है, एंड IL क्या है, लाइन करंट है। अब आप लोगों को पता है कि पावर अगर हम लोग स्टार के केस में लिख रहे हैं तो इसको फर्दर ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको फर्दर ऐसे भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। लेट मी राइट डाउन, √3 स्टार के केस में अगर हम लोग बात करें, √3 हम लोगों ने लिख दिया, लेट मी राइट हियर। और VL इज इक्वल टू क्या होता है स्टार के केस में, √3 टाइम्स ऑफ VP, √3 टाइम्स ऑफ VP, एंड IL इज इक्वल टू IP होता है, एंड cos फाइव। तो इसको फर्दर अगर हम लोगों को एक्सप्रेस करना रहे तो हम लोग लिख सकते हैं, पावर इन केस ऑफ स्टार कैन बी रिटर्न एज 3VP IP cos फाइव, 3VP IP cos फाइव, राइट। और अगर हम लोगों को डेल्टा के रेस्पेक्ट में लिखना रहे तो पावर क्या होता है, थ्री फेज पावर, थ्री फेज के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, थ्री फेज पावर √3 VL/IL cos फाइव, ये जनरल आपका फॉर्मूला है जो कि बोथ स्टार एंड डेल्टा में अवेलेबल है। और अगर डेल्टा के केस में लिखना रहे तो आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं चीज़ों को, P इज इक्वल टू √3 VL इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा में VP होता है, लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज, एंड लाइन करंट इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट, जस्ट अ सेकेंड, √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट IP cos फाइव। तो इसको फर्दर अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 3VP IP cos फाइव बोथ स्टार एंड डेल्टा के केस में देखने के लिए मिल रहा है। देखिए स्टार के केस में भी यही मिला, डेल्टा के केस में भी यही मिला, स्टार के केस में भी यही फॉर्मूला है, √3 VL/IL cos फाइव, डेल्टा के केस में भी यही फॉर्मूला है। तो यहाँ पे वोल्टेजेस सेम होते हैं डेल्टा के केस में, और स्टार के केस में करंट सेम होता है, वोल्टेज में डिफरेंसेस होता है लाइन एंड फेज वोल्टेजेस में। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने हैंड रिटन नोट्स में, ऐड कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को डेफिनेशंस को समझने के लिए, याद रखने के लिए, राइट। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ये, एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको पता होना चाहिए। ओके, सो लेट मी मूव फॉरवर्ड। और थ्री सिंगल फेज में अगर एक्सप्रेस करना हो एक्टिव पावर को तो ये एक्सप्रेशन है, जिसमें पावर कैन बी रिटर्न एज VI cos फाइव, where V is the voltage, I is the current, and cos phi is the power factor, the cosine of the angle, phase angle between the voltage and current। कि voltage and current की वोल्टेज फेजर अगर यहाँ पे है, करंट फेजर यहाँ पे है, तो दोनों के बीच का जो फेज एंगल है उसका कोसाइन, cos phi, cosine of the angle between, phase angle between voltage and current is the cos phi, which is power factor। इसी को हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर, राइट। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं रिएक्टिव पावर के बारे में। तो एक्टिव पावर का डेफिनेशन हम लोगों ने समझा, इसको वेवफॉर्म के थ्रू भी अभी एनालिसिस करेंगे आज ही के सेशन में, एंड देन रिएक्टिव पावर भी हम लोग डेफिनेशन वाइज समझ लें, देन अपरेंट पावर भी समझ लें, देन वेवफॉर्म पॉइंट ऑफ व्यू चीज़ों को डील करने की कोशिश करेंगे। रिएक्टिव पावर के बारे में बात करें, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज Q, कि रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है रिएक्टिव पावर को, Q का साइन यूज करके, एक्टिव पावर को P का साइन यूज करके, रिएक्टिव पावर को Q का साइन यूज करके हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। रिएक्टिव पावर का डेफिनेशन हम लोग रीड करते हैं, रिएक्टिव पावर इज द पावर दैट ऑस्किलेट्स
between the source and the reactive components like inductor and capacitor, कि अगर इस तरीके से कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है, नॉर्मल नेटवर्क थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं हम लोग, कि इस तरीके से कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है, एसी सर्किट, और यहाँ पे कुछ इंडक्टर एंड कैपेसिटर देखने के लिए मिल रहा है, कुछ इंडक्टर एंड कैपेसिटर का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो सोर्स से लोड में किस तरीके से पावर की डिलीवरी हो रही है एंड पावर का एक्सचेंज हो रहा है, जैसे कि इंडक्टर भी एक रिएक्टिव कंपोनेंट है, कैपेसिटर भी एक रिएक्टिव कंपोनेंट है। यहाँ पे सर्किट में किसी भी तरीके का कोई रजिस्टर नहीं देखने के लिए मिल रहा है। तो इन रिएक्टिव कंपोनेंट्स के बीच में पावर का एक्सचेंज किस तरीके से हो रहा है कि इसकी जो रिएक्टिव पावर, ये अब ऑब्वियस सी बात है, ये सोर्स से कनेक्टेड है, सम पावर का एब्जॉर्प्शन करेगा। कौन से पावर का? रिएक्टिव पावर का एब्जॉर्प्शन करेगा। एंड ये भी कैपेसिटर भी कुछ रिएक्टिव पावर का एब्जॉर्प्शन करेगा। अब सर्किट में और भी कुछ है क्या डिलीवरी के लिए? तो ये दोनों एनर्जीज एक दूसरे में पावर का ट्रांसमिशन करेंगे, रिएक्टिव पावर का, कभी ये इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, कभी ये इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, या फिर ये सोर्स को प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरीके से सर्किट में जब भी कोई रिएक्टिव कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं, रिएक्टिव एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि रजिस्टर क्या होता है, वो एक्टिव एलिमेंट होता है, और इंडक्टर और कैपेसिटर क्या होता है, रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। जेड इज इक्वल टू इम्पिडेंस अगर कभी भी रिप्रेजेंट करना है तो आर प्लस जे एक्स लिखते हैं हम लोग, जहाँ पे एक्स इज एक्सएल और एक्सी का कॉम्बिनेशन हो सकता है, राइट। तो एक्सएल और एक्सी कंपोनेंट कभी भी अवेलेबल हैं, मतलब कि इंडक्टर और कैपेसिटर, तो ये एनर्जीज का एक्सचेंज करना चालू करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर इज द पावर दैट ऑसिलेट्स बिटवीन द सोर्स एंड रिएक्टिव कंपोनेंट्स इंडक्टर एंड कैपेसिटर ऑफ द सर्किट। इट डज नॉट परफॉर्म एनी यूजफुल वर्क। कि इन ये एनर्जीज के एक्सचेंज से कोई रियल और यूजफुल वर्क परफॉर्म नहीं होगा। ये सिस्टम में काइंड ऑफ लॉसेस ही जनरेट करेंगे, कि ऑब्वियस सी बात है, एनर्जी जब एक्सचेंज होंगी थ्रू द हेल्प ऑफ वोल्टेज एंड करंट होंगी, करंट जब सर्क्यूटरी में फ्लो करेगा तो अगेन जो है करंट के मैग्नीट्यूड के कारण आई स्क्वायर आर लॉस होंगे। तो काइंड ऑफ लॉसेस ही फॉर्मेशन करेंगी, कोई यूजफुल वर्क परफॉर्म नहीं करेंगी, राइट। तो रिएक्टिव पावर का ये सेंस होता है, कोई आपका रियल वर्क या फिर यूजफुल वर्क परफॉर्म नहीं करेगा, ये सिस्टम में काइंड ऑफ लॉसेस के तरह ही काम करेगा। और एसी पावर के फ्लो करने के लिए सर्क्यूटरी में ये डिसएडवांटेज है कि रिएक्टिव कंपोनेंट बाय डिफॉल्ट फ्लो करता है, और इसको हम लोग लिमिट कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। लिमिट करने के लिए आप इंडक्टर है, अगर सर्क्यूटरी में इंडक्टिव सर्किट ज़्यादा है तो कैपेसिटर कनेक्ट करिए, तो इंडक्टर की जो एनर्जी रिएक्टिव पावर की डिलीवरी हो रही है वो कैपेसिटर एब्जॉर्ब कर सके। या फिर कैपेसिटिव डोमिनेटेड सर्किटरी है तो उस केस में इंडक्टिव आपको एलिमेंट्स लगाने पड़ेंगे, जिसके कारण कैपेसिटर जब पावर का जो डिमांड है या फिर सप्लाई करना चाहेगा तो वो इंडक्टिव कंपोनेंट्स को कर सकता है, राइट। जिसको हम लोग व्हाट डू वी से पावर फैक्टर करेक्शन कहते हैं पावर सिस्टम की लैंग्वेज में। तो रिएक्टिव पावर इज द पावर दैट ऑसिलेट्स बिटवीन द सोर्स एंड रिएक्टिव कंपोनेंट्स इंडक्टर एंड कैपेसिटर ऑफ द सर्किट। इट डज नॉट परफॉर्म एनी यूजफुल वर्क बट इट नेसेसरली to maintain the it is necessarily to flow in the circuit to maintain the magnetic and electric field in inductive and capacitive devices, right। कि नेसेसरी है कि आपके जो भी एपरेंट पावर है उसका कुछ कंपोनेंट एक्टिव पावर है, कुछ रिएक्टिव पावर है। तो ये एक सिस्टम का ड्रॉबैक भी है कि एक्टिव पावर को फ्लो करवाने के लिए सर्क्यूटरी में, एसी पावर में एक्टिव पावर के फ्लो कराने के लिए साथ साथ रिएक्टिव पावर का भी कॉम्बिनेशन आपको देखने के लिए मिलेगा, रिएक्टिव पावर भी फ्लो करेगी। रिएक्टिव पावर इज मेजर्ड इन वोल्ट एम्पियर्स। इसकी यूनिट होती है VAR, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। इट इज मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड एज Q इज इक्वल टू VI sin phi, VI sin phi, जैसे कि P इज इक्वल टू VI cos phi था, वैसे Q इज इक्वल टू VI sin phi से एक्सप्रेस किया जा सकता है, वेयर sin phi इज दी
साइन ऑफ द फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, की वोल्टेज यहाँ पे है, करंट यहाँ पे है, तो ये एंगल अगर फाई है तो साइन फाई, की साइन ऑफ द एंगल बिटवीन फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, राइट। तो ये रिएक्टिव पावर का डेफिनेशन हम लोगों ने समझा, इसको वेवफॉर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी अभी एनालिसिस करेंगे। एपरेंट पावर का भी डेफिनेशन एक बार रीड करते हैं। इसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एपरेंट पावर इज द टोटल पावर गिवन टू द इलेक्ट्रिकल सर्किट। एपरेंट पावर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर, की एस को कभी भी एक्सप्रेस करना रहे तो पी प्लस जे क्यू से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, जहां पे पी क्या है, एक्टिव पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू इमेजिनरी पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज इमेजिनरी पार्ट है, राइट। तो इमेजिनरी पावर को ये रिएक्टिव पावर को हम लोग इमेजिनरी पावर भी कह सकते हैं, एंड पी को हम लोग रियल पावर कहते हैं, रियल पावर, एक्टिव पावर, यूजफुल पावर। So apparent power is the combination of active and reactive power. It represents the total power supplied by the source. It represents the total power supplied by the source to the circuit, including both the power that does useful work, which is active. अगर useful work perform करेगा तो उसको active component of power कहेंगे, and power stored and returned by the reactive components is reactive power। कि इस तरीके से कोई सर्किट हम लोग एज्यूम करते हैं कि दिस इज द सोर्स, एंड यहाँ पे कुछ इंडक्टर है, एंड देन लोड में वेट फॉर अ सेकेंड, एक सेकेंड वेट करिएगा। के बारे में बात कर रहे थे, इस तरीके से सर्किट हम लोग ड्रॉ कर रहे थे। दिस इज द सोर्स ऑफ वोल्टेज वी, एंड ये एक इंडक्टर है यहाँ पे, एंड लोड में रजिस्टर है, एंड अगेन एक इंडक्टर है, राइट। तो ये जो वोल्टेज सोर्स है, जो भी सोर्स है, वो टोटल पावर जो सप्लाई करेगा वो एपरेंट पावर होता है। ये आपकी इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इस सर्किट में जो टोटल पावर सप्लाई करेगा वो होता है एपरेंट पावर, टोटल पावर, टोटल पावर इनपुट, इनपुट रिप्रेजेंटेड एज एस, जिसको हम लोग कहते हैं एपरेंट पावर। अब इस एपरेंट पावर का कुछ कंपोनेंट जो कि हीटिंग इफेक्ट या फिर यूजफुल वर्क परफॉर्म करने के लिए यूज होगा, जिसको हम लोग कहेंगे एक्टिव पावर। जितना कंपोनेंट ऑफ पावर यूजफुल वर्क परफॉर्म करने के लिए यूज हो रहा है उसको हम लोग कहेंगे एक्टिव पावर। और जो अननेसेसरली, ये इंडक्टर है, ये भी सम काइंड ऑफ एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा ना सोर्स से, कुछ रिएक्टिव पावर का, क्योंकि एक्टिव एवरेज पावर अब्सॉर्ब बाय इंडक्टर क्या होता है, पी एवरेज इन इंडक्टर एंड पी एवरेज इन कैपेसिटर ऑलवेज जीरो होता है। एवरेज पावर अब्सॉर्ब बाय इंडक्टर और कैपेसिटर इज ऑलवेज जीरो। ये कोई भी एक्टिव पावर अब्सॉर्ब नहीं करता है, ये कुछ टाइम के लिए पावर को एब्जॉर्ब करेंगे, स्टोर करके रखेंगे, एंड डिलीवर बैक टू सप्लाई दे देते हैं। तो एक्टिव पावर की अगर मैंने आपको 10 रुपए दिया, 1 सेकंड के बाद 10 रुपए वापस ले लिया, तो आपके पास कितना रुपए बचा, जीरो। तो एवरेज पावर एब्जॉर्ब बाई यू, एवरेज मनी एब्जॉर्ब बाई यू इज जीरो, कि जितना आपने एब्जॉर्ब किया उतना डिलीवर कर दिया, तो आपके पास क्या रह गया, कुछ नहीं रह गया। इन द सेंस कि इंडक्टर एंड कैपेसिटर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, एवरेज एक्टिव पावर एब्सॉर्ब बाय इंडक्टर और कैपेसिटर ऑलवेज जीरो होता है, ये किसी भी तरीके का कोई
पावर एब्जॉर्व करके नहीं रखते हैं। रजिस्टर है तो ये कोई भी पावर एब्जॉर्व करेगा, एक्टिव पावर एब्जॉर्व करेगा, तो उसमें स्टोरिंग कैपेबिलिटी नहीं होती है, स्टोर करने की कोई भी कैपेबिलिटी नहीं होती। ये इमीडिएटली पावर को एब्जॉर्व करेगा, सम नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में तुरंत कन्वर्ट कर देगा। नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म इन द सेंस कि इन द फॉर्म ऑफ हीट वो डेसिपेट कर दे, पावर को कन्वर्ट कर दे। हीट भी काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, तो हीट के फॉर्म में डेसिपेट कर दे, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दे, या फिर लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, या फिर मैकेनिकल रोटेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। क्योंकि इंडक्शन मोटर को जब आप मॉडल करते हैं तो रजिस्टर से ही मॉडल करते हैं इंडक्शन मोटर को। तो रजिस्टेंस एक ऐसा एलिमेंट है जो कि यूजफुल पावर, एक्टिव पावर में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट अगर रजिस्टर में देते हैं तो सम नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में वो कन्वर्ट कर देता है। उसमें एब्जॉर्ब करता है वो पावर को, लेकिन स्टोरिंग कैपेबिलिटी नहीं होती रजिस्टर में। इसीलिए रजिस्टर को मेमोरी लेस डिवाइस हम लोग कहते हैं, मेमोरी लेस एलिमेंट हम लोग कहते हैं। जबकि इंडक्टर और कैपेसिटर को मेमोरी एलिमेंट हम लोग कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें स्टोरिंग कैपेबिलिटी होती है कि ये पावर को एब्जॉर्ब करके कुछ टाइम के लिए स्टोर करके रखेंगे एंड देन डिलीवर बैक टू सप्लाई दे देंगे। तो apparent power is the combination of both active and reactive power. It represents the total power supplied by the source to the circuit, including both power that does useful work. Useful work is known as active, and the power stored and returned to the reactive components is called reactive power. Right? Apparent power is the measured in volt amperes. The relationship between the active and apparent power is expressed as, तो अगर हम लोग लिखते हैं S इज इक्वल टू P प्लस जे क्यू। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लोगों को चाहिए एस का, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं आप लोगों को पता है, रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, राइट। एंड अगर आपको फेस चाहिए एस का तो आप कैसे लिखते हैं, टेन इनवर्स इमेजिनरी बाई रियल लिखते हैं ना, तो क्यू डिवाइडेड बाई पी लिखते हैं। तो इस तरीके से हम लोग एस एट एन एंगल फाई के फॉर्म में चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसको फेजर एस कॉम्प्लेक्स पावर के नाम से जानते हैं। दिस इज नोन एज कॉम्प्लेक्स पावर और एपरेंट पावर। कॉम्प्लेक्स पावर के नाम से भी इसको जानते हैं हम लोग, क्योंकि कॉम्बिनेशन होता है एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर का, क्योंकि कॉम्बिनेशन होता है एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर का। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि कुछ और भी बुलेट पॉइंट्स हैं, जैसे कि इट इज मेजर्ड इन वोल्ट एम्पियर्स। एपरेंट पावर किसका, वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन होता है। एस इज रिटन एज, इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, कॉस फाई कंपोनेंट नहीं होता है इसमें, वोल्टेज एंड करंट का डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन होता है। तो वोल्टेज की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, एंड करंट की यूनिट होती है एम्पियर। तो वी ए इज द यूनिट ऑफ एपरेंट पावर। द रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव, रिएक्टिव एंड एपरेंट पावर एक्सप्रेस है एस इज इक्वल टू रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अल्टरनेट क्या फॉर्मूला है, एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाइड विथ आई। In an electric circuit, AC circuit, the phase angle phi between the current and voltage determines the proportion of active and reactive power. The power factor is the cos phi, gives the indication of how efficiently the electrical power is being used. पावर फैक्टर क्या है, इंडिकेशन है कि हाउ एफिशिएंटली द इलेक्ट्रिकल पावर इज बीइंग यूज्ड। तो इसको हम लोग देखते हैं, कंपेयर करते हैं वेवफॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल आइडिया हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, राइट। लेट मी जूम इन। तो तीनों पावर के बारे में वेवफॉर्म पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करेंगे। आप लोग इस स्क्रीन को समझने की कोशिश करिए, थोड़ा टाइम दीजिए, देन हम लोग सेशन कंटिन्यू करते हैं, राइट। आप लोग थोड़ा टाइम दीजिए इसमें, देन हम लोग सेशन कंटिन्यू करते हैं।
समझने की कोशिश करिए एंड देन हम लोग सेशन कंटिन्यू करें। स्क्रीन जस्ट अ सेकेंड। तो आपने कोशिश किया होगा इसको समझने का। एपरेंट पावर, एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर। तो देखिएगा यहाँ पे मेंशन है एक इलेक्ट्रिकल लोड या फिर एलिमेंट, कोई भी रजिस्टर, इंडक्टर या फिर कैपेसिटर, राइट। अब इस एलिमेंट को हम लोगों को पहचानने की जरूरत है। यहाँ पे वोल्टेज V स्पेसिफाइड है, यहाँ पे करंट I फ्लो कर रहा है इस एलिमेंट में। राइट। तो सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो वोल्टेज है, करंट है एंड ये एक एलिमेंट रिप्रेजेंटेटेड है। अगर इफ वोल्टेज यहाँ पे है एंड करंट भी सेम फेज में हो, वोल्टेज और करंट क्योंकि एसी क्वांटिटीज हैं, फेजर्स में रिप्रेजेंट करेंगे, वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में रिप्रेजेंटेटेड हो, तो पावर को अगर एक्सप्रेस करना हो, देखिएगा वोल्टेज का फेजर कैसा होगा, सॉरी वेव फॉर्म कैसा होगा। साइनसोइडल है, एसी के बारे में बात कर रहे हैं इसीलिए साइनसोइडल है। इस तरीके से ब्लैक कलर के पेन से रिप्रेजेंटेटेड है एंड करंट ब्लू कलर के पेन से रिप्रेजेंट किया हुआ है कि करंट भी क्या है, दोनों वोल्टेज और करंट सेम फेज में है। जहां पे जिस टाइम पे ये वाली टाइम एक्सिस है, दिस इज द टाइम एक्सिस, जिस टाइम इंस्टेंट पे वोल्टेज अपने मैक्सिमम पे पहुंच रहा है, उसी सेम टाइम इंस्टेंट पे करंट भी अपने मैक्सिमम पे पहुंच रहा है। दोनों में कोई लीडिंग लैगिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, दोनों सेम फेज में है, दोनों सेम फेज में है, राइट। जस्ट अ सेकेंड। तो कुछ इस तरीके से वोल्टेज और करंट रिप्रेजेंटेटेड है। अब एस इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज मल्टीप्लाइड विद करंट। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा है इसका। तो वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा, मोर पॉजिटिव, ये रेड कलर के पेन से रिप्रेजेंटेटेड है। और नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होते हैं, जब नेगेटिव का नेगेटिव से मल्टीप्लीकेशन होता है। देखिए यहाँ पे वोल्टेज भी नेगेटिव है, करंट भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होके क्या होते हैं, पॉजिटिव।
राइट। तो पावर क्या देखने के लिए मिला आपको, पॉजिटिव। पावर आपको पॉजिटिव देखने के लिए मिल रहा है। तो एवरेज पावर के बारे में बात करें, इस वेव फॉर्म का, इस तरीके की वेव फॉर्म है, इस तरीके का वेव फॉर्म है, इसका एवरेज निकालें तो पॉजिटिव ही मिलेगा ना एवरेज। पी एवरेज की वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। पी एवरेज पॉजिटिव ही मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से वेव फॉर्म के थ्रू एक्सप्रेस किया हुआ है हम लोगों ने। अब चीज़ें समझ में आनी चालू होंगी आपको। मतलब कि ये जो एलिमेंट है, वोल्टेज और करंट दोनों अगर सेम फेज में है, तो इस एपरेंट पावर का रियल पावर, आपको वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन क्या मिला, दोनों केवल और केवल पॉजिटिव पावर मिला। एवरेज पावर क्या मिला, पॉजिटिव। नेगेटिव साइड में कोई भी पावर अवेलेबल है क्या, नेगेटिव साइड में कोई भी पावर अवेलेबल नहीं है। इसीलिए इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका, रिएक्टिव पार्ट क्या है, जीरो। कि ये जो एलिमेंट है वो सोर्स से केवल और केवल एक्टिव पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। मतलब एपरेंट पावर जितना भी सोर्स से सप्लाई किया गया है इस एलिमेंट में, जितना भी एपरेंट पावर सोर्स से सप्लाई किया गया है, उसका टोटल कंपोनेंट क्या हो रहा है, एक्टिव पार्ट है, रियल पार्ट है। ये पूरा का पूरा यूजफुल पावर में कन्वर्ट कर रहा है उस चीज को। कि काइंड ऑफ इंडक्शन मोटर है ये एलिमेंट, क्या हो सकता है, इंडक्शन मोटर हो सकता है, कि मैकेनिकल फॉर्म में रोटेशन प्रोवाइड करने का काम कर रहा है, मैकेनिकल आउटपुट प्रोवाइड करने का काम कर रहा है, राइट। किसी भी तरीके का कोई रिएक्टिव पार्ट इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अदरवाइज क्या होता, पावर जो होता वो नेगेटिव साइड में भी जाता। पावर नेगेटिव साइड में गया नहीं हुआ है, इसलिए इमेजिनरी पार्ट क्या है पावर का, जीरो है। जितना अपेरेंट पावर हम लोगों ने सप्लाई किया हुआ है पूरा का पूरा एक्टिव पावर है, राइट। नेक्स्ट, इफ वोल्टेज इज लीडिंग विथ रिस्पेक्ट टू करंट, कि वोल्टेज अगर लीड करता है विथ रिस्पेक्ट टू करंट, कि ये एलिमेंट कुछ ऐसा है। एक केस तो एनालाइज कर लिया कि ये कैसा हो सकता है एलिमेंट। दूसरा केस एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग, इफ वोल्टेज इज लीडिंग विथ रिस्पेक्ट टू करंट और करंट इज लैगिंग विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। ऑब्वियसली बात है, दोनों स्टेटमेंट का मतलब क्या है, सेम ही है। वोल्टेज करंट से लीड कर सकता है। इसी स्टेटमेंट को ऐसा भी कह सकते हैं कि वोल्टेज से करंट लैग कर सकता है। करंट आई लैग विथ रेस्पेक्ट टू वोल्टेज, बिहेविंग लाइक इंडक्टर। वोल्टेज से अगर करंट लैग करे तो ये कब पॉसिबल है, इंडक्टर के केस में पॉसिबल है, राइट। अब वोल्टेज से करंट अगर लीड करता है तो ये कब पॉसिबल है, फाई एंगल से लीड करता है, ये लीडिंग कब पॉसिबल है, कैपेसिटर के केस में पॉसिबल है। तो ये सारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी आपको एलिमेंट्स के बारे में। तो वोल्टेज अगर यहाँ पे है, करंट उससे लैग कर रहा है कितने एंगल से, फाई एंगल से। तो यहाँ पे वोल्टेज और करंट का वेव फॉर्म ड्रॉ करते हैं हम लोग। कि वोल्टेज देखिए ब्लैक कलर के पेन से वोल्टेज रिप्रेजेंट किया गया है, ब्लू कलर के पेन से करंट। देखिए वोल्टेज यहाँ से चालू है ना, करंट कहाँ से राइज होना चालू हुआ है, यहाँ से। तो करंट का वेव फॉर्म ये देखने के लिए मिल रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड हम लोगों ने सेम लिया हुआ है, लेकिन लैगिंग और लीडिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। कि वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से, कि वोल्टेज का मैक्सिमम पहले आ चुका है, करंट का मैक्सिमम बाद में आ रहा है। मतलब वोल्टेज से करंट फाई एंगल से लीड कर रहा है, या फिर करंट वोल्टेज से फाई एंगल से लैग कर रहा है,
राइट। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं अगर इस वेवफॉर्म का, पावर का वेवफॉर्म ड्रॉ करने के लिए, तो ध्यान दीजिएगा पावर यहाँ पे देखिए वोल्टेज क्या है इस वाले रीजन में, यहां से यहां तक पावर सॉरी वोल्टेज क्या है पॉजिटिव है, करंट क्या है नेगेटिव है, पॉजिटिव मल्टीप्लाइड विथ नेगेटिव पावर क्या हो जाएगा नेगेटिव, पॉजिटिव मल्टीप्लाइड विथ नेगेटिव क्या होता है नेगेटिव होता है। यहां से यहां तक बात करें तो वोल्टेज ब्लैक वाला वेव फॉर्म है जो कि पॉजिटिव है पूरा का पूरा, करंट यहां से यहां तक, यहां से यहां तक पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव मल्टीप्लाइड विथ पॉजिटिव क्या होगा मोर पॉजिटिव, मोर पॉजिटिव। यहां से यहां तक बात करें तो वोल्टेज क्या है देखिए ये ब्लैक वाला वेव फॉर्म नीचे जा रहा है नेगेटिव साइड में जा रहा है, नेगेटिव है वोल्टेज। करंट क्या है यहां से यहां तक पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव मल्टीप्लाइड विथ नेगेटिव क्या होगा नेगेटिव, तो ये नेगेटिव पावर हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया। यहां से यहां तक के रीजन में एनालिसिस करते हैं कि वोल्टेज क्या है, ये ब्लैक वाला वेव फॉर्म यहां से यहां तक का वेव फॉर्म जो कि नेगेटिव है। करंट क्या है यहां से यहां तक नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है। एंड यहां से यहां तक एनालिसिस करें तो वोल्टेज क्या है, वोल्टेज नेगेटिव है, करंट पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव मल्टीप्लाइड विथ नेगेटिव क्या होगा नेगेटिव होगा। तो इस तरीके से पावर का वेव फॉर्म हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया, दिस इज पावर, रेड कलर के पेन से जो रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को इरेज करते हैं, ऑलरेडी ड्रॉन है तो आपको समझने में आसानी रहेगी। तो ये ओवरऑल पावर हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। अब जब ओवरऑल पावर ड्रॉ कर दिया तो ये नेगेटिव पोर्शन पावर का देखने के लिए मिल रहा है ना, प्रीवियसली ये नेगेटिव साइड में कोई भी पावर नहीं देखने के लिए मिल रहा था, देखिएगा नेगेटिव साइड में कोई भी पावर का वेवफॉर्म नहीं जा रहा था, केवल और केवल पॉजिटिव साइड में पावर, इसीलिए एवरेज पावर क्या मिला हुआ था पॉजिटिव, एवरेज जब निकाला हम लोगों ने पावर का तो ये पॉजिटिव मिला हुआ था। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है पावर नेगेटिव साइड में भी जा रहा है, नेगेटिव साइड में भी जा रहा है, नेगेटिव साइड में भी जा रहा है, तो इसका जो एवरेज निकालेंगे इस पावर का, क्योंकि पॉजिटिव साइड में पावर ज्यादा है तो एवरेज क्या मिलेगा पॉजिटिव ही मिलेगा। लेकिन इस वाले वेवफॉर्म के कंपैरिजन में इस वाला का जो एवरेज मिला हुआ था, अगर दोनों का सोर्स सेम है, सेम एपरेंट पावर इस केस में भी और इस वाले सेकंड केस में भी सेम एपरेंट पावर सप्लाई कर रहा है, तो इस पावर का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा पॉजिटिव होगा, इस पावर का जो मैग्नीट्यूड है वो इसके कंपैरिजन में कम पॉजिटिव होगा, मतलब ये थोड़ा नीचे ही होगा, ये थोड़ा ज्यादा ऊपर होगा ये वाला पोर्शन, राइट। तो नेगेटिव साइड में भी कुछ पावर देखने के लिए मिल रहा है जिसको हम लोग कह रहे हैं इमेजिनरी पावर, यहाँ पे पी भी इन्वॉल्व होगा, मतलब एस जो हम लोगों ने सोर्स से सप्लाई किया हुआ था इस एलिमेंट में, जो सोर्स से एस सप्लाई किया हुआ था उसका कुछ पावर यूजफुल पावर में जा रहा है, कुछ पावर इंडक्टिव रिएक्टिव कंपोनेंट्स में जा रहा है, रिएक्टिव कंपोनेंट्स में भी जा रहा है, मतलब ये बोथ एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर इस सर्क्यूटरी में इन्वॉल्व है, राइट। नाउ इफ वोल्टेज सॉरी इफ करंट, ये वोल्टेज क्रॉस किया हुआ है, इफ करंट आई लैगिंग 90 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू वोल्टेज, कि वोल्टेज के रेस्पेक्ट में अगर 90 डिग्री करंट लैग कर रहा है उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, देखिए वोल्टेज यहां से चालू हुआ, इसका मैक्सिमम वोल्टेज का कहां पे देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे, और 90 डिग्री राइट, ये क्या है 90 डिग्री, और करंट कहाँ से राइज करना चालू हुआ 90 डिग्री से राइज करना चालू हुआ, मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में मैक्सिमम के बीच में कितना डिग्री का डिफरेंस है 90 डिग्री, या फिर यहाँ से यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कितना डिग्री का डिफरेंस है 90 डिग्री, मतलब कह सकते हैं ना वोल्टेज से करंट जो है 90 डिग्री लैग कर रहा है, कि वोल्टेज का मैक्सिमम पहले आ चुका, करंट का मैक्सिमम बाद में आ रहा है, 90 डिग्री बाद में आ रहा है, मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस है। तो फेजर में कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, वोल्टेज यहाँ पे करंट एग्जैक्टली 90 डिग्री लैगिंग पे, दोनों के बीच का एंगल फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री से रिप्रेजेंट किया। वेवफॉर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर रिप्रेजेंट करना है तो वोल्टेज और करंट को कुछ इस तरीके से ब्लैक और ब्लू कलर के पेन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब अगर पावर ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग,
तो वोल्टेज करंट से अगर 90 डिग्री लैग कर रहा है तो मतलब एलिमेंट कैसा है, प्योर रिएक्टिव एलिमेंट है, प्योर इंडक्टर है, लैग कर रहा है, राइट। अगर लीड करता 90 डिग्री तो प्योर कैपेसिटर होता। समझ रहे हैं आप बात को। यहाँ पे क्या था, वोल्टेज करंट से 90 डिग्री नहीं लैग कर रहा है, सम एंगल से लैग कर रहा है, मतलब एलिमेंट कैसा है, रजिस्टर भी है इसमें, इंडक्टर भी है। रजिस्टिव डोमिनेशन भी देखने, मतलब रजिस्टर भी देखने के लिए मिल रहा है, रजिस्टिव प्रॉपर्टी, इंडक्टिव प्रॉपर्टी भी देखने के लिए मिल रही है। वोल्टेज से करंट अगर सेम फेज में है तो प्योर रजिस्टर देखने के लिए मिल रहा है, प्योर रजिस्टर, आइडियल रजिस्टर। उसमें कोई भी इंडक्टिव एलिमेंट्स इन्वॉल्व नहीं है, इंडक्टिव या फिर कैपेसिटिव एलिमेंट्स। तो इसको फर्दर हम लोग डील करते हैं। वोल्टेज करंट से 90 डिग्री, सॉरी, करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग कर रहा है, उस पर्टिकुलर कंडीशन में हम लोगों ने ये वेव फॉर्म ड्रॉ किया वोल्टेज एंड करंट का। तो कुछ इस तरीके से वेव फॉर्म ड्रॉ हुआ। अब पावर ड्रॉ करना है तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ अलग अलग रीजन में डिवाइड कर दीजिए और देखिए वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लीकेशन करके। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज क्या है, पॉजिटिव। यहाँ से यहाँ तक करंट क्या है, नेगेटिव। ये करंट है, ये वोल्टेज है। तो पॉजिटिव मल्टीप्लाइड विथ नेगेटिव क्या होता है, जितना मैग्नीट्यूड पॉजिटिव साइड में है उतना ही मैग्नीट्यूड नेगेटिव साइड में है। तो इसीलिए पावर क्या होगा, नेगेटिव। इस वेवफॉर्म को हैंड रिटन नोट्स में खुद से ड्रॉ करिएगा, तब अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा। दिस इज नॉट द मूवी कि आप एक बार देख लें और चीजें समझ में आ जाएं। आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, राइट। मूवी क्या है, एक बार देख लिया सारी स्टोरी याद हो गई, लेकिन सब्जेक्ट्स को लर्न करने में आपको खुद से पेन पेपर में एफर्ट करना पड़ेगा, तभी आप सब्जेक्ट सीख सकते हैं। कोई जादू की छड़ी नहीं है तो हम लोग घुमा दें और सारे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में चले जाएं। तो खुद से ड्रॉ करके देखिएगा। इस वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पावर यहाँ पे नेगेटिव देखने के लिए मिल रहा है। इस यहाँ से यहाँ तक के रीजन में देखिए वोल्टेज क्या है, पॉजिटिव, करंट क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन मोर पॉजिटिव, इस तरीके से देखने के लिए मिला। यहाँ पे वोल्टेज क्या है, नेगेटिव, और करंट क्या है, ब्लू कलर के पेन से पॉजिटिव। तो वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन किया तो ये ब्लैक वाला, सॉरी, रेड वाला जो वेव फॉर्म मिलेगा, पॉजिटिव मल्टीप्लाइड विथ नेगेटिव, नेगेटिव मिलेगा। यहाँ पे पावर का एक्सप्रेशन है, यहाँ पे करंट क्या है, यहाँ से यहाँ तक देखिए, करंट ब्लू कलर के पेन से यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव है। वोल्टेज क्या है, यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव मिला, राइट। यहाँ पे से यहाँ तक आपको क्या मिला था, पावर नेगेटिव मिला था, राइट। वोल्टेज पॉजिटिव था, करंट नेगेटिव था, तो पावर नेगेटिव मिला। यहाँ से यहाँ तक पावर पॉजिटिव मिला। देन यहाँ से यहाँ तक के रीजन में देखिए वोल्टेज क्या है, पॉजिटिव, करंट क्या है, ब्लू कलर के पेन से यहाँ तक नेगेटिव है। तो वोल्टेज मल्टीप्लाइड विथ करंट किया, पॉजिटिव मल्टीप्लाइड विथ नेगेटिव, नेगेटिव देखने के लिए मिलेगा। कुछ इस तरीके से वेवफॉर्म बन के तैयार हो गया आपके पावर का। तो देखिएगा पावर क्या है, यहाँ पे जितना पॉजिटिव पोर्शन देखने के लिए मिल रहा है उतना ही नेगेटिव पोर्शन देखने के लिए मिल रहा है। तो एवरेज पावर, पॉजिटिव एरिया अगर नेगेटिव एरिया के बराबर हो तो एवरेज पावर क्या मिलेगा, किसी भी कंप्लीट साइकिल में जीरो मिलेगा, एवरेज पावर इज जीरो। साइन वेवफॉर्म का एवरेज पावर क्या होता है, जीरो फॉर अ कंप्लीट साइकिल। इस तरीके से कोई भी साइन वेव है तो एक कंप्लीट साइकिल, एक पॉजिटिव हाफ यहाँ तक, एक नेगेटिव हाफ यहाँ तक, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक एक कंप्लीट साइकिल हुआ। एक कंप्लीट साइकिल में बात करें, एक कंप्लीट साइकिल में बात करें तो साइन का एवरेज क्या होता है, एवरेज वैल्यू जीरो होती है, राइट। तो आशा करते हैं आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। इसी तरीके से ये वाली वेव थी जिसका एवरेज पावर क्या मिला, जीरो, मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लोग देखें तो ये आपकी रेफरेंस एक्सिस, जीरो एक्सिस पे ही होगा, जीरो एक्सिस पे होगा इसका आपका एवरेज। मतलब सर्किट में कोई भी अगर ये 90 डिग्री लैग कर रहा है तो कोई भी रेजिस्टिव एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं है, प्योर और प्योर रिएक्टिव एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं। और कैसे रिएक्टिव एलिमेंट, इंडक्टिव की कैपेसिटिव, तो इंडक्टिव एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, इंडक्टिव एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं। आशा करते हैं आप चीजों को समझ गए होंगे। यहाँ पे क्या था, देखिए पावर ज्यादा पॉजिटिव था क्योंकि प्योर केवल और केवल रजिस्टर था।
इस वाले केस में क्या था, रजिस्टर के साथ एक कुछ पोर्शन इंडक्टर का भी था, जिससे वोल्टेज के रेस्पेक्ट में करंट सम एंगल से लैग कर रहा था। तो इसमें पावर हम लोगों ने एवरेज पावर जब निकाला तो इसके कंपैरिजन में एवरेज पावर कम पॉजिटिव देखने के लिए मिला, लेकिन पॉजिटिव मैग्नीट्यूड मिला। यहाँ पे क्या मिला, पावर कंप्लीटली, देखिए पावर धीरे धीरे डाउन हो रहा है ना, जैसे जैसे इंडक्टिव एलिमेंट्स का इन्वॉल्व बढ़ रहा है, वैसे वैसे एक्टिव पावर का जो एवरेज पावर का मैग्नीट्यूड है, वो ये वाली लाइन जो थी हॉरिजॉन्टल लाइन, डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन जो रिप्रेजेंटेटेड है, वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही है, नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही है, नीचे की तरफ, ये जीरो पे अब शिफ्ट हो गई, जीरो पे ये शिफ्ट हो गए, राइट। तो एस एब्जॉर्ब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, P प्लस जे क्यू होता है। यहाँ पे एक्टिव पावर क्या हो गया, जीरो, क्योंकि जो पॉजिटिव पावर पॉजिटिव मिलता है तो हम लोग कहते हैं कि हाँ एक्टिव पावर इन्वॉल्व हो रहा है, P का कुछ मैग्नीट्यूड है, लेकिन यहाँ पे P कुछ भी नहीं मिल रहा है, जीरो मिल रहा है, पूरा का पूरा क्या है, रिएक्टिव पावर में जा रहा है। एपरेंट पावर जो भी सोर्स सप्लाई कर रहा था वो पूरा का पूरा किस में जा रहा है, इस एलिमेंट में, जो भी एपरेंट पावर सप्लाई कर रहा था सारा का सारा रिएक्टिव पावर में जा रहा है, कोई भी यूजफुल वर्क परफॉर्म नहीं किया जा रहा है। यूजफुल वर्क जैसे कि हीट जनरेट करना या फिर मैकेनिकल आउटपुट प्रोवाइड करना, ये ऐसा एलिमेंट कुछ भी नहीं कर रहा है, ये डिवाइस कुछ भी नहीं कर रही है, केवल और केवल रिएक्टिव कंपोनेंट में एनर्जी एक्सचेंज में वो पावर वेस्ट हो रहा है। सर्किटरी में करंट फ्लो कर रही है, जिसके कारण सर्किट में काइंड ऑफ प्रैक्टिकल सर्किटरी में लॉसेस देखने के लिए मिलेंगे। तो cos फाई क्या है, यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री है, तो cos फाई क्या हो जाता है, जीरो। cos फाई की वैल्यू क्या, cos 90 की वैल्यू जीरो, मतलब P अगर निकालना चाहें तो vi cos फाई, vi cos 90 करते हैं तो जीरो मिलेगा आपको। और Q इज इक्वल टू वी आई साइन फाई, साइन की वैल्यू कितनी है, फाई की वैल्यू कितनी है, 90, तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो, सॉरी नॉन नॉन जीरो आएगी ना। साइन 90 क्या होता है, नॉन जीरो होता है, ये लिखा हुआ है, थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा हो गया है यहाँ पे। तो साइन 90 की वैल्यू नॉन जीरो होती है, मतलब रिएक्टिव पावर नॉन जीरो होगा, मतलब कुछ ना कुछ रिएक्टिव पावर यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहा है, पूरा का पूरा रिएक्टिव पावर इन्वॉल्व कर रहा है। एक्टिव कंपोनेंट कितना है, जीरो। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे चीज़ों को। और भी कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, जिससे ये वाला टॉपिक आपका क्लियर हो जाए और इस तरीके के कॉन्सेप्ट में कभी भी डाउट ना आए आपको। और इस तरीके से चीज़ें किसी भी पर्टिकुलर बुक में आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट केस हम लोग बात करते हैं, इफ करंट इज लैगिंग मोर देन 90 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। तो ये भी केस पॉसिबल होता है ना, कि ऐसे भी डिवाइसेस अवेलेबल हैं जहाँ पे करंट मोर देन 90 डिग्री लैगिंग हो, मोर देन 90 डिग्री लैग, कि प्योर इंडक्टर, आइडियल इंडक्टर आपको क्या देगा, आइडियल इंडक्टर आपको क्या देगा, वोल्टेज के रेस्पेक्ट में करंट 90 डिग्री लैग करेगा। कैपेसिटर क्या देगा, वोल्टेज के रेस्पेक्ट में करंट 90 डिग्री लीड करेगा प्योर कैपेसिटर में। और अगर रजिस्टर के साथ में इंडक्टर इंक्लूडेड है तो उस पर्टिकुलर केस में वोल्टेज यहाँ पे है तो करंट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, सम एंगल से लैग करेगा, नॉट 90 डिग्री। अगर रजिस्टर के साथ में कैपेसिटर है तो वोल्टेज अगर यहाँ पे है तो करंट कुछ एंगल से लीड करेगा, क्योंकि रजिस्टर भी इंक्लूडेड है, वो एग्जैक्ट लीड नहीं करेगा। तो इंडक्टर का केस हम लोगों ने डिफाइन किया, यहाँ पे वेवफॉर्म देखा। कैपेसिटर के लिए आप खुद से ड्रॉ कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं, क्योंकि इंडक्टर का केस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया हुआ है।
तो प्रैक्टिकल सिचुएशन में, प्रैक्टिकल सिस्टम में ऐसे भी डिवाइसेस अवेलेबल हैं जहां पे करंट मोर देन 90 डिग्री लैगिंग भी पॉसिबल होता है। इफ करंट इज लैगिंग मोर देन 90 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू वोल्टेज इन आइडियल प्योर इंडक्टर इट इज नॉट पॉसिबल। प्योर इंडक्टर में क्या होगा, लिमिटेड टू 90 डिग्री रहेगा कि वोल्टेज के रेस्पेक्ट में आइडियल इंडक्टर में करंट 90 डिग्री लैग करेगा। मोर देन 90 डिग्री इंडक्टर में, प्योर इंडक्टर में पॉसिबल नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली डिवाइसेस अवेलेबल हैं जैसे कि इंडक्शन जनरेटर में वोल्टेज के रेस्पेक्ट में करंट मोर देन 90 डिग्री लैगिंग होता है। तो यहाँ पे वेव फॉर्म अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो देखिएगा वोल्टेज यहाँ पे है और 90 डिग्री कहाँ पे आएगा, यहाँ पे कहीं पे आएगा। ये करंट कहाँ से राइज होना चालू हो रहा है, 90 डिग्री के बाद राइज होना चालू हो रहा है। तो प्रॉपरली आप लोग ड्रॉ करके देखिएगा वेव फॉर्म। यहाँ पे चीज़ें स्क्रीन पे थोड़ी तिरछी हो गई हैं तो थोड़ा डाउट हो सकता है। अगर आप खुद से ड्रॉ करेंगे कॉपी पेन पे तो क्लियर पिक्चर इमेज समझ में आएगा। तो ये मोर देन 90 डिग्री लैग कर रहा है करंट। तो कुछ ब्लू कलर के पेन से करंट हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया हुआ है, ब्लैक कलर के पेन से हम लोगों ने वोल्टेज रिप्रेजेंट किया हुआ है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो पावर का वेव फॉर्म मिलेगा जो कि पॉजिटिव मल्टीप्लाइड विद नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ से यहाँ तक दोनों पॉजिटिव वोल्टेज और करंट तो पॉजिटिव, यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज नेगेटिव है, करंट पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से पावर देखने के लिए मिलेगा। जहां पे पावर क्या हो जा रहा है, नेगेटिव साइड में पावर का मैग्नीट्यूड ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है और पॉजिटिव साइड में पावर का मैग्नीट्यूड कम देखने के लिए मिल रहा है। मतलब एक्टिव पावर तो इन्वॉल्व कर रहा है यहाँ पे, लेकिन रिएक्टिव पावर ज्यादा इन्वॉल्व कर रहा है। ये पूरा का पूरा नेगेटिव सेक्शन है, नेगेटिव एरिया ज्यादा है। तो एवरेज पावर अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं इस वेवफॉर्म के लिए तो एवरेज कहाँ पे आएगा, नेगेटिव में आएगा। एवरेज पावर नेगेटिव में आएगा। तो वो जो डॉटेड लाइन थी फर्स्ट वाले केस में पॉजिटिव पे थी, सेकंड वाले केस में थोड़ा नीचे गई, थर्ड वाले केस में पूरा कंप्लीटली जीरो पे आई, फोर्थ वाले केस में नेगेटिव में चली जा रही है, नेगेटिव में चली जा रही है। उसका इंडिकेशन क्या है, पावर, एवरेज पावर का नेगेटिव में जाना। इसका इंडिकेशन है कि S इज इक्वल टू माइनस पी। ये जो एलिमेंट है जो कि सर्किटरी में जो हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ था, कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया हुआ था ये एलिमेंट को, कि ये जितना भी अपरेंट पावर यहाँ से सप्लाई कर रहा है यहाँ पे ये एलिमेंट नेगेटिव पी एब्जॉर्ब कर रहा है एंड क्यू रिएक्टिव पावर ऐसा क्यू देखने के लिए मिल रहा है, राइट। तो नेगेटिव पी का मतलब ये है कि ये एलिमेंट इस सोर्स से पावर एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, पावर की डिलीवरी कर रहा है, जनरेट कर रहा है पावर। पावर का कोई एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, जबकि पावर, नेगेटिव पावर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, मतलब कि सोर्स को वो पावर दे रहा है जिस सोर्स के साथ कनेक्टेड है। सपोज करिए ये एक इंडक्शन जनरेटर है, ये एलिमेंट क्या है, इंडक्शन जनरेटर, ये डिवाइस क्या है, इंडक्शन जनरेटर है। तो ये ग्रिड के साथ अगर कनेक्टेड है, नेशनल ग्रिड के साथ ऑफ सम वोल्टेज सोर्स, नेशनल ग्रिड क्या है, एक वोल्टेज सोर्स ही है, तो वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्टेड है। तो इस तरीके से पावर इससे इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव पे ये इंडिकेट कर रहा है कि पावर ये अब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, ये जनरेट कर रहा है पावर, एक्टिव पावर की ये सप्लाई कर रहा है ग्रिड में। इंडक्शन जनरेटर है ना, जनरेटर का क्या काम होता है, मैकेनिकल पावर एब्जॉर्ब करना और इलेक्ट्रिकल पावर सोर्स आपके जो भी नेशनल ग्रिड में सप्लाई करना, जिसके कारण जो भी कंज्यूमर्स हैं जैसे कि इंडक्शन मोटर्स हैं या डीसी सिंक्रोनस मोटर्स हैं या फिर और भी जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, रेफ्रिजरेटर आपके घर का, इनकैंडेसेंट लैंप, फ्लोरेसेंट लैंप, इन सारी चीज़ों को सप्लाई कर सके, स्कूल में, कॉलेजेस में, इंडस्ट्रीज में सप्लाई कर सके। तो ये नेगेटिव पावर ये इंडिकेट कर रहा है कि पावर ये सोर्स को दे रहा है, नेशनल ग्रिड को दे रहा है। कौन सा पावर, एक्टिव पावर। और ये क्यू, पॉजिटिव क्यू ये इंडिकेट कर रहा है कि रिएक्टिव पावर ये एब्जॉर्ब कर रहा है। इंडक्शन जनरेटर का यही ड्रॉबैक होता है कि अगर वो नेशनल ग्रिड के साथ कनेक्टेड है इंडक्शन जनरेटर, तो एक्टिव पावर प्रोवाइड करने के लिए इंडक्शन जनरेटर को ग्रिड में सप्लाई करने के लिए उसको कंटिन्यूअसली ग्रिड से रिएक्टिव पावर का रिक्वायरमेंट रहता है। वो रिएक्टिव पावर ग्रिड से एब्जॉर्ब करता रहेगा कंटिन्यूअस बेसिस पे, तभी जाके एक्टिव पावर वो ग्रिड को दे सकता है। ये ड्रॉबैक होता है इंडक्शन जनरेटर का।
राइट। तो यहाँ पे P की वैल्यू क्या है, नेगेटिव में है, और Q क्या है, पॉजिटिव में है। रिएक्टिव पावर क्या है, पॉजिटिव में है, क्योंकि ये 90 डिग्री लैगिंग पोजीशन पे है, तो मतलब कुछ ना कुछ Q एब्जॉर्ब करेगा ये। इफ करंट लैग्स विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज सो Q इज पॉजिटिव। Q पॉजिटिव कब होगा, जब वोल्टेज से के रेस्पेक्ट में करंट लैग करे, तो उस कंडीशन में Q कितने भी एंगल से लैग करे, Q हमेशा पॉजिटिव रहेगा, मतलब वो एलिमेंट सोर्स से पावर ऑलवेज एब्जॉर्ब करता रहेगा। इंडक्टर एब्जॉर्ब्स लैगिंग वॉर्स, राइट। इंडक्टर लैगिंग वॉर्स, लीडिंग वॉर्स का भी कॉन्सेप्ट आपको पावर सिस्टम में देखने के लिए मिलता है। तो इंडक्टर एब्जॉर्ब्स लैगिंग वॉर्स, नेगेटिव पे इंडिकेट्स दिस डिवाइस is not absorbing active power, it is delivering power, it is delivering active power। तो ये स्पेस ज्यादा हो गया है, कवर कर लीजिएगा। It is delivering active power। In practical case we have such situation called induction generator where current I lags more than 90 degree with respect to voltage, meaning in order to supply active power it continuously demands reactive power from source, it continuously demands reactive power from source। कि यही ड्रॉबैक होता है इंडक्शन जनरेटर का। नोट पॉइंट है, इफ इंडक्टिव प्रॉपर्टीज आर डोमिनेटिंग करंट इज मोर लैगिंग विथ रेस्पेक्ट टू वोल्टेज। इफ इंडक्टिव प्रॉपर्टीज अगर डोमिनेट कर रही हैं तो करंट इज मोर लैगिंग विथ रेस्पेक्ट टू वोल्टेज। ये हम लोगों ने देखा कि प्योर रजिस्टर में वोल्टेज करंट के फेज में था, इंडक्टिव प्रॉपर्टी आई, रजिस्टर के साथ इंडक्टर आया तो करंट ज्यादा थोड़ा लैग हुआ, 90 डिग्री लैग हुआ क्या, नहीं। इंडक्टिव प्रॉपर्टी ज्यादा हो गई, रजिस्टिव प्रॉपर्टी एलिमिनेट हो गई, जीरो हो गई अगर, तो उस केस में वोल्टेज के रेस्पेक्ट में करंट 90 डिग्री लैग कर रहा था, एग्जैक्ट 90 डिग्री लैग कर रहा था। तो अगर इंडक्टिव प्रॉपर्टीज डोमिनेट कर रही हैं सर्क्यूटरी में, इंडक्टर का इन्वॉल्व ज्यादा है सर्क्यूटरी में, तो उस केस में करंट इज मोर लैगिंग विथ रेस्पेक्ट टू वोल्टेज। ये जो एंगल है वोल्टेज और करंट का, वोल्टेज और करंट के बीच का, ये वोल्टेज है ये करंट है, फर्स्ट केस में ये दोनों सेम फेज में था, इंडक्टिव प्रॉपर्टी बढ़ी तो ये करंट लैगिंग हुआ, इंडक्टिव प्रॉपर्टी और ज्यादा डोमिनेट हुई, ये मोर लैगिंग हुआ। इंडक्टिव प्रॉपर्टी ही डोमिनेट कर रही है, रजिस्टिव प्रॉपर्टी नहीं है अगर, तो ये कंप्लीटली 90 डिग्री लैगिंग होगा। तो इंडक्टर अगर बढ़ेगा सर्किट में तो फाई की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी, और कॉस फाई की वैल्यू क्या होगी, कॉस फाई घटता जाएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कॉस फाई की जो वैल्यू होती है वो इनवर्स रिलेशन रखती है फाई से। फाई की वैल्यू जैसे जैसे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, फाई की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती है कॉस फाई की वैल्यू कम होती चली जाती है। आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा ये। एंड साइन फाई डायरेक्ट रिलेशन रखता है फाई से, फाई की वैल्यू बढ़ेगी तो साइन फाई की वैल्यू भी बढ़ेगी, राइट। इफ इंडक्टिव प्रॉपर्टीज आर डोमिनेटिंग करंट इज मोर लैगिंग विथ रेस्पेक्ट टू वोल्टेज, तो फाई इंक्रीज करेगा तो कॉस फाई क्या होगी, रेड्यूस होगी। साइन फाई क्या होगा, इंक्रीज होगा, फाई के इंक्रीज होने से साइन फाई इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये रिलेशन लिखा हुआ है कॉस फाई और फाई के बीच में, एंड साइन फाई और फाई के बीच में। अब साइन फाई जब बढ़ेगा तो पावर, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर के बारे में बात करें तो ये वी आई कॉस फाई होता है। कॉस फाई, फाई के बढ़ने से कॉस फाई क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो एक्टिव पावर का इन्वॉल्वमेंट क्या होगा, कम होगा सर्किट में। साइन फाई बढ़ रहा है तो क्यू का रिक्वायरमेंट क्या होगा, रिएक्टिव पावर का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगा। मीनिंग एक्टिव पावर reduces and reactive power increases। In pure reactive element, inductor or capacitor phi is 90 degree, तो cos phi is 0, sin phi is 1, right। कैपेसिटर में क्या होता है, वोल्टेज के रेस्पेक्ट में करंट एग्जैक्टली 90 डिग्री लीड करता है इन केस ऑफ कैपेसिटर, प्योर कैपेसिटर। तो एंगल क्या है, फाई की वैल्यू क्या देखने के लिए मिल रही है, 90 डिग्री। तो in pure reactive elements, inductor or capacitor phi is 90 degree, cos phi is 0, sin phi is 1, तो मीनिंग दैट पावर इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई। कॉस फाई जब जीरो हो गया तो एक्टिव पावर क्या हो गया, जीरो। एक्टिव पावर, कुछ यूजफुल पावर उस सर्क्यूटरी में हो ही नहीं रहा है, जितना भी सोर्स से एपरेंट पावर सप्लाई हो रहा है
वो पूरा का पूरा रिएक्टिव पावर में चला जा रहा है, इमेजिनरी पावर में चला जा रहा है, कोई यूजफुल वर्क परफॉर्म नहीं किया जा सक रहा है उसमें। क्यू के रेस्पेक्ट में बात करें, वी आई साइन फाइव, तो वी आई साइन फाइव की वैल्यू क्या हो गई 1, मतलब वी आई केवल बचेगा यहाँ पे, जो कि वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लीकेशन होगा, मतलब कुछ पॉजिटिव वैल्यू देखने के लिए मिलेगी। क्यू की वैल्यू 0 नहीं देखने के लिए मिलेगी, मतलब रिएक्टिव पावर का इन्वॉल्वमेंट है। एवरेज एक्टिव पावर इज 0 एंड रिएक्टिव पावर इज नॉन जीरो, इसका ये मतलब है, रिएक्टिव पावर इज नॉन जीरो। आशा करते हैं ये पूरी स्टोरी आपको समझ में आई होगी, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है। आपको किसी भी केस में ये समझना ही पड़ेगा। सब्जेक्ट्स में अंडरस्टैंडिंग लाने के लिए सिंपल से कॉन्सेप्ट थे, जस्ट एक जगह समराइज करने की ज़रूरत थी, जो कि आज के सेशन में हम लोगों ने कंप्लीट किया, और पूरा ओवरव्यू एक्टिव, रिएक्टिव एंड एपरेंट पावर का हम लोगों ने देखा, राइट। पूरी एनालिसिस आज के सेशन में हम लोगों ने किया। तो अगर आज का सेशन आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, कमेंट सेक्शन में रिव्यूज जरूर दीजिएगा, और इन दी फॉर्म ऑफ लाइक्स अपने फीडबैक आप दे सकते हैं, जिससे और भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। देखिएगा, इस केस में, फर्स्ट वाले केस में, ये सारी चीज़ें अपने नोट्स में फॉर्म करिएगा, इंपॉर्टेंट है किसी भी सब्जेक्ट को लर्न करने के लिए। तो लेट मी ड्रॉ देखिए फाई की वैल्यू यहाँ पे क्या थी 0, ये सारी कुछ इरेज करते हैं हम लोग, और पावर फैक्टर को समझने की कोशिश करते हैं। अभी हम लोगों ने देखा फाई के इंक्रीज होने से कॉस फाई क्या होता है, रेड्यूस होता है, एंड साइन फाई इंक्रीज होता है। यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या है 0, यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या है, लेट सपोज 30 डिग्री, राइट। यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो यहाँ पे कॉस फाई क्या मिलेगा एंड साइन फाई क्या मिलेगा, ये लिखिएगा। इस केस में कॉस फाई एंड साइन फाई लिखिएगा, इस केस में कॉस 90 एंड साइन 90 लिखिएगा, ये आपका टास्क है। एंड इस केस में कॉस ग्रेटर देन 90, मतलब आप ले सकते हैं हंड्रेड, और साइन 100 लिखिएगा, राइट। और P फाइंड आउट करिएगा, यहाँ पे Q फाइंड आउट करिएगा, यहाँ पे P फाइंड आउट करिएगा, Q फाइंड आउट करिएगा, यहाँ पे P फाइंड आउट करिएगा, Q फाइंड आउट करिएगा, यहाँ पे P फाइंड आउट करिएगा, और Q फाइंड आउट करिएगा। और इसके बेसिस पे ये एक चार्ट बनाइएगा आप लोग, जिसमें ये सारी चीज़ें रहें, एक चार्ट तैयार करिएगा। एंड इसके बेसिस पे आप लोग ये जज करिएगा कि फाई की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है, कॉस फाई की वैल्यू वैसे वैसे कम हो रही है, राइट। मतलब कि रिएक्टिव पावर का रिक्वायरमेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है सर्क्यूटरी में। पावर फैक्टर अगर रेड्यूस होगा, इफ पावर फैक्टर पुअर होगा, मतलब कम होगा, तो रिएक्टिव पावर का इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा और एक्टिव पावर का इन्वॉल्वमेंट घटेगा। मतलब यूजफुल वर्क जो है वो आप परफॉर्म नहीं कर सकते हैं ऐसी सर्क्यूटरी में, कम परफॉर्म कर सकते हैं, राइट।
और पावर फैक्टर जितना बेटर होगा, पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस फाई ना, उतना रिएक्टिव पावर कम होगा सर्क्यूटरी में, एक्टिव पावर ज़्यादा होगा, मतलब यूजफुल पावर जो होगा, यूजफुल वर्क उतना ज़्यादा आप परफॉर्म कर सकते हैं सर्किट में। तो इससे हम लोगों को समझ में आएगा कि पावर फैक्टर जो है नियरर टू 1 होना चाहिए, नियरर टू 1, यूनिटी रिकमेंडेड है। कि 1 यूनिटी है, अगर मतलब 0.95 लैग है तो बेस्ट, और अगर 0.2 या 0.3 या 0.1 लैग है तो वो पुअर है। सिमिलरली 0.2 लीड है, वो भी पुअर पावर फैक्टर का एग्जांपल है, पुअर पावर फैक्टर का एग्जांपल है। और 0.98 लीड है तो ये भी क्या है, बेस्ट सिचुएशन है। ये क्या है, यूनिटी के आसपास है, ये भी यूनिटी के आसपास है, और ये बहुत यूनिटी के कम है, यूनिटी से कम है, 1 से कम है। तो ये हम लोगों ने ओवरऑल एनालिसिस आज के सेशन में कंप्लीट किया। इस चार्ट को जरूर बनाइएगा, और ये सारे जो भी कंक्लूजन आपको लर्न करने के लिए मिले, वो सारे कंक्लूजन्स को एक जगह पे अपने माइंड से लिखने की कोशिश करिए, जिससे एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आप क्रिएट कर सकें और इन पावर में कमांड हासिल कर सकें।